नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर हमारी एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग की क्लास में। तो जिसमें हमने अपना जो फर्स्ट पार्ट था उसमें एक्यूप्रेशर का आप सभी लोगों को परिचय कराया, इंट्रोडक्शन दिया। फिर उसके बाद में उसकी आपको पूरी क्रिएशन आपको बताइए कि क्या एक्यूप्रेशर की परिभाषा है और कितने टाइप का एक्यूप्रेशर होता है। ठीक है, अब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एक्यूप्रेशर की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ एक्यूप्रेशर। इतिहास, एक्यूप्रेशर का इतिहास यानी कि इसका जो पास्ट जो टाइम था वो कैसा था, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कहाँ कैसे कैसे क्या सारा इसका क्या प्रोसीजर है, वो हम आपको अपने तरीके से और जो हमें साक्षी अब तक मिले हैं उसके अकॉर्डिंग बताना शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसे बात की जाती है वर्ल्ड की सबसे फर्स्ट मेडिकल साइंस यानी कि सबसे पहली चिकित्सा की पद्धति आयुर्वेद। ठीक है, आयुर्वेद विश्व की सबसे पहली चिकित्सा पद्धति। इसको मैं बहुत आसान शब्दों में, आसान तरीके से बहुत अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, चिकित्सा पद्धति है। ठीक है, आयुर्वेद सबसे पहली। ठीक है, और ये थी हमारे हिंदुस्तान में, आयुर्वेद हिंदुस्तान में। ठीक है, तो इसके बहुत सारे साक्ष्य हैं कि ये ब्रह्मा जी द्वारा, इंद्र द्वारा, राजा धन्वंतरी, महाराज धन्वंतरी द्वारा, मतलब बहुत सारे बीच में इसकी सीरीज है, उस पर मैं इतना नहीं जाऊंगा। आयुर्वेद से जो हमें मेन चीज लेनी है वो हम लेके चलेंगे। ठीक है, ये हमारे हिंदुस्तान में इसका आविष्कार कह सकते हैं, खोज हुई, क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति है कि जिसमें मेडिसिन के द्वारा, बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन के द्वारा यानी कि बॉडी को क्लीन करने के द्वारा या सर्जरी के द्वारा, रसायनों द्वारा, बहुत सारी मतलब पद्धतियों द्वारा आयुर्वेद का जो पार्ट है, लगभग 8 भाग आयुर्वेद के बताए जाते हैं। उनके द्वारा आयुर्वेद में मतलब आयुर्वेद में उपचार होता है। उसी में से आयुर्वेद का ही एक पार्ट है मर्म चिकित्सा। ठीक है, आयुर्वेद का ही एक पार्ट है जिसे महर्षि सुश्रुत ने परिभाषित किया। ठीक है, अब ये मर्म चिकित्सा क्या है? इस मर्म चिकित्सा में हमारी बॉडी पे लगभग 107 बिंदु होते हैं। 107 बिंदु, उन बिंदुओं को दबाकर चिकित्सा करना मर्म चिकित्सा कहलाता है। ठीक है, ये आयुर्वेद के अंदर है। ठीक है, तो बात करते हैं जो मर्म चिकित्सा आयुर्वेद के अंदर है, तो एक्यूप्रेशर कहाँ की खोज है फिर, क्योंकि ये भी एक तरह का एक्यूप्रेशर ही है। ठीक है, तो एक्यूप्रेशर की अगर हम बात करें, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब मिटा देता हूं मैं। तो जब आयुर्वेद एक्यूप्रेशर की हिस्ट्री की बात आती है तो हमारे हिंदुस्तान में हमारा जो पहनावा है, हमारा रहन सहन, ठीक है, इन सब में हमारे एक्यूप्रेशर दिखाई देता है। अब कैसे दिखाई देता है एक्यूप्रेशर? जैसे बात करें, कलाई पर घड़ी बांधना, कोई भी कलावा वगैरह जिसे लगाते हैं, कोई भी कलावा वगैरह लगाना, कड़ा पहनना, और जो लेडीज होती हैं चूड़ियां पहनती हैं, चूड़ियां पहनना। ठीक है, और पैरों में जो पायल जो पहनती हैं लेडीज, जो पायल पहनती हैं, पायल वगैरह पहनना, सिंदूर लगाना, लेडीज जो सिंदूर लगाती हैं वो इसी का पार्ट है। आगे हम आपको इसको बताएंगे। कलर जो लगाते हैं वो एक्यूप्रेशर के अंदर है। बिंदी लगाना, ठीक है, और नाक और कान में जो छेद करा के जो पहनती हैं आभूषण स्त्रियां,
वो एक्यूप्रेशर का ही पार्ट माना जाता है। वो हालांकि एक्यूपंक्चर में आता है, लेकिन इसे हम एक्यूप्रेशर के अंदर ही लाएंगे। नाक व कान पर बिंदु, ठीक है। तो इसी तरह का बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हम इसकी हिस्ट्री को बहुत आसान तरीके से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, हमारी जो हिंदुस्तान की जो संस्कृति है उसमें ऐसे बहुत सारे मतलब लोग हैं जो इन चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं, चाहे वो राजस्थान का हो, मतलब उत्तर प्रदेश यूपी का हो, हरियाणा के रहने वाले हो, हिमाचल प्रदेश के, अलग अलग स्टेट के लोग भी हिंदुस्तान की इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं, जबकि उनकी भाषा बिल्कुल अलग है, डिफरेंस है, एक दूसरे की भाषा मिलती नहीं है। वो बहुत सारी हिंदुस्तान में भाषाएं हैं, लेकिन उन सबका पहनावा कहीं ना कहीं आपको कुछ न कुछ मिलेगा ही मिलेगा। तो ये क्या है, ये इतिहास हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है बहुत लंबा। जब हजारों साल पहले आयुर्वेद की खोज हुई थी, आयुर्वेद में मर्म चिकित्सा आई थी, और ये चीजें तो हम जब से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, ये सभी चीजें जैसे रामायण महाभारत भी देखते हैं या अपने बुजुर्गों से सुनते हैं, तो ये चीजें बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही है। जैसे राजस्थान में लोग गले में वो हंसली उसे बोलते हैं, वो पहनते हैं कड़ा गले में। राजस्थान की लेडीजें बहुत बड़ी ऊपर तक चूड़ियां वगैरह पहनती है। तो इन सब के पीछे कारण क्या है ना, कि रूढ़िवादिता नहीं है। कई लोग इसे जो है ना रूढ़िवादी बोलते हैं, ठीक है, रूढ़िवादी है, ये परंपरा है इनकी, ठीक है, तो परंपरा का नाम देते हैं, लेकिन ये परंपरा नहीं है। हमारे जो ऋषि थे, ऋषि या संत थे, उनको पहले से ही पता था कि इन सब लोगों को ये समस्या आएंगी, इनको रोग आएंगे। तो उन्होंने जो मर्म चिकित्सा मान लो या आप एक्यूप्रेशर का तरीका मान लो, उन्होंने ऐसी चीजों का आविष्कार किया, ऐसी चीजों को खोजा कि जिससे कि हम अपने दैनिक जीवन में, भौतिक जीवन में, सांसारिक घर परिवार में जो लोग रहते हैं वो अपने आप को ठीक रख सकें। क्योंकि साधु संत जो लोग हैं वो तो अपने योग प्राणायाम से, अपनी शक्ति से या आध्यात्मिकता से ठीक रहते हैं। तो उन्होंने ऐसे घर परिवार के लोगों के लिए और उनके लिए ऐसी चीजों की जो खोज की जिससे कि वो ठीक रह सके। तो जो ये चीजें हैं सारी, ये हमारी परंपराएं नहीं है, ये हमारी चिकित्सा है, ये हमारी चिकित्सा पद्धति के अंदर आती है। तो जो लोग इनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो अनजाने में उनको प्रॉब्लम होती है। हालांकि आजकल इनको रखे रखे प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है लोगों को, तो उसके ये थोड़ी मान सकते हैं ये चीज गलत है बिल्कुल भी। तो जैसे मान लो किसी को सर्दी लग रही है और एक रजाई से उसकी सर्दी नहीं भग रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी रजाई को फेंक दिया जाए। 2 रजाई लो, 3 रजाई लो, इसका मतलब ठंडी ज्यादा लग रही है। तो ये चीजें हमें कहीं ना कहीं फिर भी सेव करके बचा के चलती हैं, जो लोग इन चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। हम किसी भी धर्म में किसी पर नहीं जाएंगे, हम अपने टॉपिक पर आएंगे, ठीक है। तो ये जो चीज है ये हमारी हिस्ट्री में शुरू से है, बहुत पुरानी है। अब कारण क्या था कि ये विलुप्त कैसे होगी, ठीक है। इसके विलुप्त होने का कारण क्या है कि जो हम तक ये चीजें ठीक नहीं पहुंच पाई। वरना हिंदुस्तान में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो नाड़ी देख के ही बता देते हैं आपने क्या खाया था, चाल डाल देख के बता देते हैं। तो ये तो सब चीजें हिंदुस्तान से निकली हुई है, ठीक है। अब बात करते हैं विलुप्त, ये हिंदुस्तान से विलुप्त कैसे हुई। तो 700 साल मुगलों का राज रहा और लगभग 200 साल अंग्रेजों का। लगभग 900 साल राज रहा। तो इस संस्कृति को दबाने का, खत्म करने का भरपूर प्रयास किया गया। आप सबको हिस्ट्री में पता है, ठीक है, ज्यादा हम इस पे नहीं जाएंगे, बात अपने टॉपिक की करेंगे। तो क्या था, जब किसी को गुलाम बना दिया जाए तो वो किसी पद्धति को तो दूर लेके कैसे चल सकता है, उसका खुद का जो जीवन है अस्त व्यस्त हो जाता है, उस पर इतने अत्याचार होते हैं, तो अपने घर गृहस्थी को, परिवार को निर्वाह करने में अपना जीवन खत्म कर देता है। तो विलुप्त होने का सबसे बड़ा ये कारण है। जैसे हमने कई बार इतिहास में पढ़ा है, बहुत सारे जो दार्शनिक जो होते थे, दार्शनिक आते थे। जैसे एक चीनी दार्शनिक का मुझे नाम है यार, फायान शायद था उनका नाम, ऐसे ही। तो ये जो दार्शनिक जो होते थे, ये जहां भी जाते थे वहां पे जो भी चीज उन्हें अच्छी लगती थी, अपने उपयोग के लायक है, अपने काम के लायक है, वो उन चीजों को वहां से लेके सीख के और अपने देश में जाके उन चीजों को लेके जाते थे। पुराने टाइम में ऐसे ही चीजें फैलती थी। जैसे आजकल मेडिकल साइंस है कि भाई हम अमेरिका से मेडिकल साइंस की पढ़ाई करके आ रहे हैं, ब्रिटेन से है या वहां के कॉलेज में पढ़ाई करके आ रहे हैं। तो ऐसे पहले टाइम में जो है ये दार्शनिक होते थे। इन दार्शनिकों का काम ये होता था जगह जगह जाके चीजों को देखना, उनको समझना और वहां से अच्छी चीजों को लेके आना। दार्शनिक यानी दर्शन करने वाला, देखने वाला। तो देख के उन चीजों को, अच्छी चीजों को एक्सेप्ट करके उनको इम्प्लीमेंट कर देते थे, ठीक है। तो
ये कारण था कि यहाँ से विलुप्त हुई और अन्य देशों में जाती गई। तो वह सारी बातें रोक के मैं आपको एक चीज छोटी सी बताना चाहूंगा कि पहले किसी भी चीज को पहले अप्लाई जब किया जाता है, अप्लाई जब किसी भी चीज को किया, हमने उसका रिजल्ट लिया, ठीक है, यानी कि जब हमने किसी थेरेपी को, किसी भी चीज को प्रैक्टिकल किया, उसके बाद उसका परिणाम आता है, ठीक है। और जब परिणाम आता है तो हम उसमें मजबूत हो जाते हैं कि हाँ, इस चीज का प्रमाण है, बिल्कुल ठीक है, तभी उसे हम थ्योरी का रूप दे सकते हैं, ठीक है, तभी हम उसे शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये बताएंगे पहले हमने कर्म किया या पहले शब्द आए, यानी कि पहले प्रैक्टिकल आया या थ्योरी आई, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, पहले प्रैक्टिकल आया उसके बाद थ्योरी आई। तो जो भी लोग ये मानते हैं कि किसी के पास डिग्री होनी चाहिए, उसी से हम इलाज कराएंगे या वही असली डॉक्टर है, तो वो सही है, हम मानते हैं कि वो सही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि थ्योरी पढ़ने वाला ही एक अच्छा डॉक्टर बने, जबकि एक प्रैक्टिकल करने वाला भी एक अच्छा थ्योरी बनाने वाला। अगर मैं बात करूं, ऐसे काफी सारे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में बिना पढ़ाई किए ऐसे ऐसे आविष्कार किए गए हैं और उन्हें बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड्स भी मिले हैं। मैं उनको ज्यादा शब्दों में वीडियो को नहीं बढ़ाऊंगा कि पहले किसी भी चीज का प्रैक्टिकल होता है, फिर उनको बुक का या पद्धति का नाम दिया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि भगवान ने ये बुक उतार दिया, एलोपैथिक साइंस है या फिर कोई भी चीज है, कोई भी छोटी छोटी चीज है। भगवान क्या है, आदमी को प्रेरणा करते हैं और वो आदमी क्या करता है, जब उसको प्रेरणा होती है तो कर्म करता है, उस चीज में लग जाता है। जब उस चीज में लगता है तब उसको परिणाम आता है, तब वो उसको शब्दों में लिखता है, शब्दों में बयान करता है, ठीक है। तब उसे बुक का नाम दिया जाता है, फिर उसको सिलेबस बना दिया जाता है, तब उसकी पढ़ाई होती है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। पहले किसी भी चीज का प्रैक्टिकल होता है, तब उसे शब्दों में वर्णित किया जाता है, ठीक है। कोई भी चीज हो, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी कोई भी चीज हो, ठीक है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होती है उसका रिजल्ट, उसे ऑथराइज नहीं किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम इतिहास की हिस्ट्री की जो बात कर रहे थे, तो ये जो हमारी पद्धतियां हैं, ये हमारी इंडिया से, हिंदुस्तान से जगह जगह गई, जिनमें चीन, अमेरिका, कोरिया, जापान, ब्रिटेन आदि देशों में गई। और वहां पे जाके इन लोगों ने, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है, इन लोगों ने उसमें स्टडी की या अपना कोई चीज इंक्लूड की, तो इन लोगों ने जो है उसको एक अच्छा रूप दिया, और रूप देने के बाद में इन लोगों ने उस थेरेपी को, उन चीजों को एक थेरेपी का रूप दिया। उन्होंने उनको एक पूरी थेरेपी चिकित्सा पद्धति के रूप में विकसित किया, ठीक है, चिकित्सा पद्धति के रूप में विकसित किया। अब जिसकी जैसे समझ में आया उसने उसको अलग अलग नाम देती चली गई। नो डाउट कि ये हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति में ही चीजें थी, यहीं से गई हुई है। अब जो उसको इम्प्लीमेंट करे, कहते हैं ना कि जन्म देने से ज्यादा पालने वालने का भी महत्व होता है। तो जो जन्म दिया मान लो हमारे हिंदुस्तान में, बहुत से लोग आज भी हैं जो बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं इन चीजों में। जैसे जब हमें पता चला, हमने भी एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग वगैरह ली, इम्प्लीमेंट करना किया, तो आज अच्छी मालिक की दया से बहुत अच्छी पकड़ है। बहुत सारे लोग हैं, आज के टाइम में कमी नहीं है। लेकिन क्या था, इन लोगों ने इसको बहुत स्टडी की, तो इन चीजों को बहुत अच्छा रूप दिया, चिकित्सा पद्धति के रूप में शामिल किया, ठीक है। तो ये होगी इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो इसकी हिस्ट्री कहीं ना कहीं हिंदुस्तान से ही जुड़ी हुई है। और यहाँ अब इस टाइम में भी आके आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, जिसके जनक कहे जाते हैं डॉक्टर जेपी अग्रवाल, जो कि हमारे हिंदुस्तान के ही हैं, जेपी अग्रवाल एंड एमपी खेमका, जो मैंने शायद पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। आखिर में आगे इन दोनों व्यक्तियों ने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की खोज की और इन दोनों व्यक्तियों ने हमारे हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाया, मान बढ़ाया, और हमें इन पर बहुत गर्व है। इतना गर्व है कि इन लोगों ने वापस उस चीज को अपने को रिप्रेजेंट किया कि हम अगर किसी चीज को जन्म दे सकते हैं तो उसे मॉडर्न साइंस जो कहते हैं ना, मॉडर्न भी हम उसे इम्प्लीमेंट करके दे सकते हैं। तो हमारी मिट्टी में ही ये सब है, खासियत है, परमात्मा की विशेष कृपा है
कि इस धरती पर एक से एक महान पुरुष हुए हैं, क्योंकि इसमें हमेशा अध्यात्म की बात कही जाती है, सबके साथ मेलजोल की बात की जाती है, सबके साथ एक साथ रहने की बात की जाती है, किसी से हीन द्वेष ईर्ष्या भावना नहीं होती है। तो हर जगह हिंदुस्तान का नाम जो है हर जगह गौरव हुआ है, और हिंदुस्तान ने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। तो ये खासियत है, और हमें इस पे गर्व करना चाहिए, हर एक हिंदुस्तानी को इस पे गर्व करना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने पूरी आपकी जो हिस्ट्री बताई है, इससे आगे हम अब जो है नेक्स्ट बिंदु पर चलेंगे, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको हिस्ट्री बताई, अगली वीडियो में आपको इसके आगे के पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचाते रहिए। नमस्कार दोस्तों।